हमारा चैप्टर चल रहा था सैलरी, और सैलरी के अंदर हमने बात करी कि वेतन क्या होता है, भत्ते कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपन ने कर योग्य भत्ते, कर मुक्त भत्ते पढ़े हैं। अब भत्तों का अंतिम पार्ट आता है कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर कर मुक्त भत्ते, जिसमें पहला आता है मकान किराया भत्ता। जब किसी कर्मचारी को मकान रहने के लिए ना देकर उसे नगद राशि दी जाए कि वह उस नगद राशि से कहीं भी रह सकता है, तो जब मकान के बदले उसे नगद धनराशि दी जाए कि वो मकान अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले और वहां रहे, तो मकान के बदले रहने के लिए दी जाने वाली नगद राशि या नगद धनराशि मकान किराया भत्ता होती है। मकान किराए में कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे प्राप्त मकान किराए की राशि, दूसरा चुकाया गया किराया माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरा यदि मकान 4 महानगरों में है जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, तो वेतन का 50%। अन्य स्थानों पर यदि मकान किराया भत्ता दिया जाएगा तो वेतन का 40%। जो धनराशि इन तीनों में से सबसे कम होगी वह कर मुक्त होती है। हम वापस बात करते हैं। जब भी मकान किराए भत्ते की बात की जाती है तो 3 बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। पहला, प्राप्त मकान किराए की धनराशि। नंबर 2, चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। तीसरा, यदि मकान 4 महानगरों में है तो वेतन का 50%, अन्य स्थानों पर वेतन का 40% लिया जाता है। जो धनराशि इन तीनों में से सबसे कम होगी वह कर मुक्त होगी तथा शेष कर योग्य होती है। यहाँ वेतन से जो आशय रहेगा उस वेतन का मतलब है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार प्लस विक्रय पे कमीशन इसके अंदर लिया जाता है। ये जो इसकी गणना में वेतन का हम 40% लेंगे या वेतन का हम 50% लेंगे, वेतन का 10% लेंगे, यहाँ इस वेतन का जो एक परसेंटेज लिया जाएगा वह परसेंटेज होगा मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्त के अनुसार तथा बिक्री पे कमीशन को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा इसमें आता है मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता यदि सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होता है तो इसमें 3 बातें होंगी। पहला, प्राप्त भत्ते की राशि, दूसरा मूल वेतन का 20% और तीसरा 5,000 रुपये। जो तीनों में से सबसे कम होगा वह कर मुक्त होगी। मतलब इसमें 3 बातें होती हैं। पहला, प्राप्त भत्ते की रकम, मूल वेतन का 20% तथा 5,000 रुपये। जो राशि इन तीनों से कम होगी वह कर मुक्त होगी तथा शेष कर योग्य होती है। गैर कर्मचारियों की दशा में जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनकी स्थिति में मनोरंजन भत्ता यदि प्राप्त होता है तो कर योग्य होगा। उन्हें मनोरंजन भत्ते की कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाती है। अगला मेरे पास में आता है तीसरा बड़ा बिंदु, अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब होता है कि जब किसी कर्मचारी को नगद धनराशि ना देकर यदि उसे कोई सुविधा प्रदान की जाती है तो उस सुविधा को हम अनुलाभ कहते हैं। आयकर लगाने के उद्देश्य से अनुलाभों को 3 भागों में बांटा गया है।
करमुक्त अनुलाभ, करयोग्य अनुलाभ और निश्चित परिस्थिति में कुछ नियमों की या शर्तों की पूर्ति करने पर करयोग्य अनुलाभ। अगर हम अनुलाभों की बात करते हैं तो पहले हम लेंगे करमुक्त अनुलाभ। वे सुविधाएं जो किसी कर्मचारी को प्रदान की जाती हैं लेकिन वे करमुक्त हैं। कौन कौन सी होगी? जैसे खान, समुद्र तट पर तेल खोजने के स्थान, बांध निर्माण आदि स्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों को सुविधा, अर्थात यदि रहने का मकान दूरस्थ स्थान पर दिया जाए या ऐसे स्थान पर दिया जाए जहां कार्य की स्थितियां या वर्किंग कंडीशंस मुश्किल हैं, तो वहां रहने की सुविधा करमुक्त होगी। वापस समझाते हैं। यदि किसी कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया जाता है तो उसे कहते हैं मकान सुविधा। यदि मकान सुविधा खान क्षेत्र में हो, समुद्र तट पर तेल खोजने के स्थान हो, बांध निर्माण की जगह हो या दूरस्थ स्थान विद्यापकारी स्थल है जहां आप काम कर रहे हैं, तो वहां यदि मालिक द्वारा कोई रहने की सुविधा प्रदान की जाती है तो वह रहने की सुविधा आपकी करमुक्त होगी। दूरस्थ स्थान पर स्थित मकान करमुक्त होता है। मकान अस्थिर प्रकृति का हो या 800 वर्ग फीट का हो जो नगरपालिका की सीमाओं से 8 किलोमीटर से दूर स्थित हो। ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी वर्किंग कंडीशंस यदि मुश्किल है तो वह मकान आपके लिए करमुक्त होगा। अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो स्थानांतरण की स्थिति में यदि उसे 2 मकान मिल गए हैं तो कोई एक ही मकान करयोग्य होगा और एक करमुक्त होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रांसफर दिल्ली होता है, आपका परिवार और आपके बच्चे जयपुर में पढ़ते हैं। आपके परिवार जयपुर में रहता है जबकि आपको कंपनी या संस्था के कार्य से आपको दिल्ली जाना पड़ा। अब उस कंपनी ने आपको 2 मकान दे दिए, एक दिल्ली में जहाँ आपकी फैमिली रहती है जो बाद में शिफ्ट होगी बच्चों के एग्जाम के बाद। आपको कुछ समय का इसमें 3 महीने तक का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो अगर आपने 90 दिन तक जयपुर का मकान भी यूज किया और आपने दिल्ली का मकान भी यूज किया तो ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही मकान करयोग्य होगा और एक करमुक्त होगा। ट्रांसफर की स्थिति में 15 दिन तक के लिए यदि आपको होटल की सुविधा दी जाती है तो यह होटल सुविधा भी करमुक्त होती है, लेकिन होटल सुविधा केवल 15 दिन तक के लिए ही करमुक्त होगी। होटल में मोटेल सम्मिलित नहीं होता है। मोटेल का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहां आप ट्रेवलिंग के दौरान कुछ समय रुककर और रिफ्रेश होकर वहां से निकल जाते हैं, उसे हम मोटेल कहते हैं। तो इसमें मोटेल सम्मिलित नहीं है। न्यायाधीशों को मुफ्त आवास की सुविधा भी करमुक्त होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी आवास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे सभी आवास सुविधाएं पूर्णतः करमुक्त हैं। संसद के अधिकारी को मुफ्त आवास की सुविधा, जो भी संसद में काम करते हैं यदि उन कर्मचारियों को आवास की सुविधा दी गई है तो वह आवास की सुविधा भी करमुक्त होगी। बिना ब्याज अथवा रियायती दर पर ऋण की सुविधा। यदि कंपनी किसी कर्मचारी को 20,000 रुपए तक का ऋण देती है तो 20,000 रुपए तक का ऋण करमुक्त होता है। आयकर नियम 3A में लिखित बीमारियों के इलाज के लिए भी यदि कंपनी कर्मचारी का इलाज करवाती है तो उस इलाज के लिए किया गया संपूर्ण व्यय करमुक्त होगा। 3A डिजीज या 3A बीमारियों का मतलब है जैसे
कैंसर है, एड्स है, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, तो ऐसी बीमारियां 3A डिजीज कहलाती हैं। और 3A जो डिजीज हैं वे कर मुक्त है। 3A डिजीज के लिए कंपनी जो भी खर्चा करेगी कर्मचारी पर, वह संपूर्ण खर्चा कर मुक्त होगा। नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षा संस्था में कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क सुविधा, पढ़ने लिखने की निःशुल्क सुविधा कर मुक्त होगी। कंपनी ने खुद का स्कूल खोला और उसमें कंपनी के ही कर्मचारी के ही बच्चे पढ़ते हैं मुफ्त। तो ऐसी कंपनी जो भी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करती है, मुफ्त शिक्षा की सुविधा, वह मुफ्त शिक्षा की सुविधा कर मुक्त होगी। कंपनी द्वारा अपने ही संस्था के कर्मचारियों को यदि कंप्यूटर्स दिए जाएं, लैपटॉप दिए जाएं, तो कंप्यूटर्स तथा लैपटॉप की सुविधा कर मुक्त होती है। यातायात या यात्रा व्यय में सहायता भी कर मुक्त होती है। यदि कंपनी ने कर्मचारी को यात्रा की सुविधा प्रदान करी है, ट्रेवलिंग फैसिलिटी प्रदान करी है, लेकिन वो ट्रेवलिंग केवल संस्था के लिए ही काम आती है। जो भी ऑफिशियल टूर्स होंगे या ऑफिशियल यात्राएं होंगी, उसके लिए कंपनी जो भी खर्चा करेगी वह संपूर्ण खर्चा कर मुक्त होता है। विदेश में दी गई सुविधा, यदि कंपनी कर्मचारी को कर्तव्य पूर्ति के लिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए यदि विदेश की यात्रा की सुविधाएं भी प्रदान करती है, तो यह विदेशी यात्रा सुविधाएं कर मुक्त होंगी। घर से कार्यालय आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी कर मुक्त होती है। यदि कंपनी कर्मचारी को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए यदि सुविधा प्रदान करती है, वाहन सुविधा, व्हीकल फैसिलिटी, तो वह व्हीकल फैसिलिटी कर मुक्त होती है। लेकिन यह व्हीकल जो होगा वो पूर्णतः ऑफिशियल ड्यूटी यानी कर्तव्य पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। टेलीफोन तथा मोबाइल फोन की सुविधाएं भी कर मुक्त होती हैं। अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में कंपनी कर्मचारियों को मोबाइल प्रदान करती है। अगर मोबाइल कर्मचारी का है तो उनका जो भी रिचार्ज होता है वो प्रदान करती है। तो कंपनी अपने व्यवसाय के उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्मचारियों को यदि टेलीफोन तथा मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान करती है तो टेलीफोन तथा मोबाइल फोन कर मुक्त होंगे। रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण आदि की सुविधा, कंपनी यदि कर्मचारी को रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण आदि देती है तो ये रिफ्रेशर कोर्स तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं कर मुक्त होंगी। ये जो रिफ्रेशर कोर्स या प्रशिक्षण कोर्स होते हैं, ये कंपनी कर्मचारी को प्रदान करती है। कंपनी कर्मचारी को इसलिए देती है ताकि कर्मचारी उस संस्था में जहाँ काम कर रहा है उस काम को में कुछ नयापन हो, कुछ इनोवेटिंग आइडियाज हो, तो वो सीख के आए। इसके लिए सुविधाएं प्रदान की जाती है। कार्यालय के काम के लिए पत्रिकाएं, जर्नल आदि की सुविधाएं भी कर मुक्त होंगी। कंपनी यदि अपने कर्मचारी को अपडेट करने के लिए उसे न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं प्रदान करती है, जर्नल्स प्रदान करती है फ्री पढ़ने के लिए, तो वह कर मुक्त है। चिकित्सा सुविधाएं निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होती हैं। कंपनी का हॉस्पिटल है और कंपनी के हॉस्पिटल में यदि कंपनी अपने कर्मचारी को इलाज करती है तो यह मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा पूर्ण तरीके से कर मुक्त होता है।
धन्यवाद।